गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स। आज के इस क्लास में हम कक्षा 12 के प्रोज के दूसरे अध्याय का अध्ययन करेंगे, जिस लेसन का नाम है लास्ट स्प्रिंग, स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड, रिटन बाय अनीश जंग। लेसन का नाम है लास्ट स्प्रिंग। इसका अर्थ होता है खोया हुआ बसंत। स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड, इसका अर्थ होता है चुरा लिए गए बचपन की कहानियाँ, जिसके लेखिका हैं अनीश जंग। आइए सबसे पहले हम आथर के बारे में जान लेते हैं, अर्थात अनीश जंग के बारे में जान लेते हैं। अनीश जंग 1964, इनका जन्म 1964 में हुआ था। वाज बॉर्न इन राउरकेला, कहाँ पर? राउरकेला में हुआ था। एंड स्पेंट हर चाइल्डहुड एंड एडोलसेंस इन हैदराबाद, उनका बचपन और किशोरावस्था हैदराबाद में बीता था। सी रिसीव्ड हर एजुकेशन इन हैदराबाद एंड इन द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, और उन्होंने अपना शिक्षा हैदराबाद और यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से प्राप्त किया था। हर पेरेंट्स वेयर बोथ राइटर्स, उनके माता पिता दोनों लेखक थे। अनीस जंग बिगैन हर कैरियर एज ए राइटर इन इंडिया, अनीस जंग ने अपना कैरियर एक लेखक के रूप में भारत में शुरू किया। सी हैज़ बीन एन एडिटर एंड कॉलमिस्ट फॉर मेजर न्यूज़पेपर्स इन इंडिया एंड एब्रोड, वह प्रमुख समाचार पत्रों के एडिटर और कम्युनिस्ट रहीं, जो है भारत के समाचार पत्रों के और विदेशी समाचार पत्रों के। अर्थात जो अनीस जंग थी वह भारत के कुछ प्रमुख पत्र का समाचार पत्रों के या फिर विदेश के कुछ प्रमुख समाचार पत्रों के एडिटर और कॉलमिस्ट रहीं। एंड हैज़ ऑथर्ड सेवरल बुक्स, और कुछ किताबों की लेखक भी हैं, लेखिका भी हैं, वो कुछ किताबें भी उन्होंने लिखी हैं। द फॉलोइंग इज एन एक्सर्प्ट फ्रॉम हर बुक, और द फॉलोइंग अर्थात जो ये लेसन है वो एक अंश है उनकी किताब का एक अंश है। टाइटल, और जो उस किताब का टाइटल है लास्ट स्प्रिंग स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड। उनकी जो किताब है लास्ट स्प्रिंग स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड, इस किताब से इस पाठ को लिया गया है। Here she analyzes the grinding poverty and traditions which condemn the children to a life of exploitations. Here यहाँ पर she analyzes, वह विश्लेषण करती हैं द ग्रिंडिंग पॉवर्टी, कष्टकारी गरीबी की, एंड ट्रेडिशंस और परंपराओं की, विच जो कंडेम्ड निंदा करती हैं, दीज चिल्ड्रेन इन बच्चों की, टू ए लाइफ ऑफ एक्सप्लॉयटेशंस, जो है शोषण के जीवन की। अर्थात यहाँ पर अनीस जंग कष्टकारी गरीबी और परंपराओं का विश्लेषण करती हैं, जो परंपराएं इन बच्चों के जीवन के शोषण की निंदा करती हैं। आइए अब लेसन के बारे में जान लेते हैं, इस अध्याय में क्या है और इस अध्याय में हम किस चीज़ के बारे में पढ़ेंगे। द स्टोरी लास्ट स्प्रिंग, ये जो कहानी है लास्ट स्प्रिंग, डिस्क्राइब्स वर्णन करती है द पिटिएबल कंडीशन, दयनीय दशा के बारे में, ऑफ पुअर चिल्ड्रन, गरीब बच्चों के। ये जो कहानी है लास्ट स्प्रिंग, ये गरीब बच्चों के दयनीय दशा का वर्णन करती है। हु हैव बीन फोर्स्ड, जो बाध्य हुए हैं, जो बच्चे अर्थात वो गरीब बच्चे बाध्य हो चुके हैं, टू मिस द जॉय ऑफ चाइल्डहुड, बचपन के आनंद को छोड़ देने के लिए, ड्यू टू द सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस, सामाजिक आर्थिक दशा के कारण, ड्यू टू का मतलब था के कारण, दैट प्रिवेल्स इन दिस मैन मेड वर्ल्ड, जो इस मानव निर्मित दुनिया में प्रचलित है। अर्थात ये जो अध्याय है उन बच्चों का वर्णन करता है जो बचपन का आनंद अपनी दयनीय आर्थिक दशा के कारण नहीं ले पाते हैं। वो बच्चे सच में बहुत भाग्यशाली हैं जिनका बचपन खेल कूद में, खिलौनों के साथ खेलने में या फिर पढ़ाई करने में बीतता है। लेकिन उन बच्चों का क्या, जिनके कंधे पर बचपन में आर्थिक जिम्मेदारी आ जाती है, या उन परिवारों का क्या जो एक समय भोजन तो करते हैं पर दूसरे समय भोजन मिलेगी इसकी कोई गारंटी नहीं होती। हिंदुस्तान में ऐसे बहुत से बच्चे और ऐसे बहुत से परिवार हैं जिनका जीवन ऐसा है, और यह अध्याय उन्हीं का वर्णन करता है। दीज चिल्ड्रन आर डिनाइड द अपॉर्चुनिटी ऑफ स्कूलिंग, ये बच्चे वंचित रह जाते हैं अपॉर्चुनिटी ऑफ स्कूलिंग,
स्कूलिंग के अवसर से। अर्थात ये बच्चे पढ़ाई से वंचित रह जाते हैं एंड फोर्स्ड इनटू लेबर ईयरली इन लाइफ, और जीवन के प्रारंभ में ही श्रम करने के लिए वो बाध्य हो जाते हैं। आइए अब अध्याय को पढ़ना शुरू करते हैं। समटाइम्स आई फाइंड ए रूपी इन द गार्बेज। कभी कभार आई फाइंड मुझे मिल जाता है, मैं पा जाता हूं ए रूपी, 1 रुपया, इन द गार्बेज, कूड़े में। कभी कभी मैं कूड़े में 1 रुपया पा जाता हूं। अब ये लाइन क्यों लिखा गया है, हम इस अध्याय को पढ़ते जाएंगे तो बीच में हमको समझ में आएगा कि ये लाइन लिखा क्यों गया है और इस लाइन को किसने कहा है। अब जहां जहां आपको आई मिलेगा, आई मतलब मैं, वहां आप समझिएगा कि अनीश जंग के लिए ये आई आया है। लेखिका जो है खुद इस कहानी को नरेट कर रही हैं। वाई डू यू डू दिस, तुम यह क्यों करते हो। आई आस्क साहेब, मैं साहेब से पूछती हूँ। होम, जिससे आई इनकाउंटर, मैं अचानक से मिल जाती हूँ। एवरी मॉर्निंग, प्रत्येक सुबह। स्क्राउंगिंग फॉर गोल्ड, जो धन की तलाश कर रहा होता है। इन द गार्बेज डंप्स, कूड़े के ढेर में। ऑफ माई नेबरहुड, मेरे पड़ोस के। मैं साहब से पूछती हूँ, जिससे मैं प्रत्येक सुबह मिल जाती हूँ, जो धन की तलाश कर रहा होता है मेरे पड़ोस के कूड़े के ढेर में। मैं उससे पूछती हूँ कि वाई डू यू डू दिस, तुम यह सब क्यों करते हो। साहेब लेफ्ट हिज होम, साहेब ने अपना घर छोड़ दिया। लॉन्ग एगो, बहुत समय पहले। साहेब ने अपना घर बहुत समय पहले छोड़ा। सेट एमिडेस्ट द ग्रीन फील्ड ऑफ ढाका, और जो उसका घर था, जो है स्थित था ढाका के हरे भरे खेत के मध्य में। साहेब का घर ढाका के हरे भरे खेत के मध्य में स्थित था। हिज होम इज नॉट इवन ए डिस्टेंट मेमोरी, उसके घर की उसको बहुत दूर दूर तक कोई याद नहीं है। अर्थात उसके घर के बारे में जो है उसको स्मृति नहीं है, उसको याद नहीं है। देयर वेर मेनी स्टॉर्म्स दैट स्वेप्ट अवे देयर फील्ड्स एंड होम्स, हिज मदर टेल्स हिम। उसकी मम्मी उसे बताती हैं कि वहां पर बहुत तूफान आता था, दैट, जो उनके खेतों और घरों को बहा ले जाता था। दैट इज वाई दे लेफ्ट, इसीलिए, दैट इज वाई, इसीलिए, दे लेफ्ट, उन लोगों ने छोड़ दिया वो जगह, उन लोगों ने इसीलिए छोड़ दिया। लुकिंग फॉर गोल्ड, और धन की तलाश में। इन द बिग सिटी, बड़े शहर में आ गए। वेरी नाउ लिव्स, जहां पर अब वो रहते हैं। उन लोगों ने उस जगह को छोड़ दिया और वो धन की तलाश में बड़े शहर में आ गए, जहां पर अब वो रहते हैं। आई हैव नथिंग एल्स टू डू, ही मटर्स लुकिंग अवे। दूर तक देखते हुए, अर्थात अपनी दृष्टि को बचाते हुए, अनीस जंग की तरफ सीधे ना देखते हुए, वह कहता है कि आई हैव नथिंग एल्स टू डू, मेरे पास करने के लिए और कुछ नहीं है। गो टू स्कूल, आई से ग्लीवली, मैंने चतुराई से कहा कि जो है विद्यालय जाया करो। अनीस जंग जी कहते हैं कि मैं चतुराई से कहती हूं उससे कि विद्यालय जाया करो। रियलाइजिंग इमीडिएटली, तुरंत मुझे एहसास होता है। इमीडिएटली मतलब होता है तुरंत, रियलाइज मतलब होता है एहसास होना। मुझे तुरंत एहसास होता है, हाउ हालो, कितना खोखला, द एडवाइस मस्ट साउंड, सलाह प्रभाव डाला होगा। अर्थात ये जो मेरा सलाह था कि गो टू स्कूल, विद्यालय जाया करो, ये सलाह कितना हल्का प्रभाव डाला होगा इस पर, मुझे तुरंत एहसास हो गया। आप खुद सोचें, जिस जगह पे आप रहते हैं बहुत दूर दूर तक कोई विद्यालय ना हो, और आपसे कोई कहे कि बेटा विद्यालय जाया करो, तो इस सलाह का आपके ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा, जबकि आपके यहाँ विद्यालय है ही नहीं। आइए आगे देखते हैं। देयर इज नो स्कूल इन माई नेबरहुड, मेरे पड़ोस में कोई स्कूल नहीं है। वेन दे बिल्ड वन, जब वे बनाएंगे कोई स्कूल, आई विल गो, तब मैं जाऊंगा। अर्थात मेरे पड़ोस में कोई विद्यालय नहीं है, और जब पड़ोस वाले कोई विद्यालय बनवाएंगे तो मैं उसको उसमें जो है पढ़ने के लिए जाऊंगा। इफ आई स्टार्ट ए स्कूल विल यू कम, आई आस्क हाफ जोकिंग, आधा मजाक करते हुए मैं उससे कहती हूँ कि यदि मैं एक स्कूल प्रारंभ करती हूँ, क्या तुम आओगे। अनीस जंग जी कहती हैं कि मैं उससे मजाक करते हुए पूछी कि यदि मैं कोई स्कूल प्रारंभ करती हूँ, यदि मैं एक स्कूल जो है शुरू करती हूँ, क्या तुम आओगे। यस, हाँ, ही से स्माइलिंग ब्रॉडली, वह
खुलकर मुस्कुराते हुए वह कहता है, ही सेज, वह कहता है, यस हाँ। ए फ्यू डेज लेटर, कुछ दिनों के बाद, आई सी, मैं देखती हूँ, हिम, उसे, रनिंग अप टू मी, मेरी तरफ दौड़ते हुए आ रहा होता है। कुछ दिनों के बाद मैं देखती हूँ वह मेरी तरफ दौड़ते हुए आ रहा होता है। इज योर स्कूल रेडी, और क्या क्या बोलता है कि क्या आपका विद्यालय तैयार है। इट टेक्स लॉन्गर टू बिल्ड ए स्कूल, आई से, मैं कहती हूँ कि एक विद्यालय को बनने के लिए लंबा समय लगता है। एम्बैरेस्ड एट हैविंग मेड ए प्रॉमिज, एक वादा करके मुझे शर्मिंदगी महसूस हुई। दैट वॉज नॉट मीन्ट, जिसका कोई अर्थ ना हो। अर्थात उन्होंने कहा कि जो है, यदि मैं कोई विद्यालय शुरू करती हूँ, यदि मैं एक विद्यालय शुरू करती हूँ तो क्या तुम पढ़ने के लिए आओगे। और मैंने ऐसा मजाक करते हुए कहा था, और मेरा कोई इरादा नहीं था विद्यालय बनवाने का, लेकिन उस बच्चे के लिए एक वादा लगा। वही कह रही हैं कि इस तरह का वादा करके मुझे शर्मिंदगी महसूस हुई। बट प्रॉमिस लाइक माइन, लेकिन मेरी तरह के वादे, अबाउंड इन एवरी कॉर्नर ऑफ हिज ब्लीक वर्ल्ड, उसके अंधकार में संसार के प्रत्येक कोने में भरे पड़े हैं। इस तरह के वादे उसके अंधकार में संसार के प्रत्येक कोने में भरे पड़े हैं। आफ्टर मंथ्स ऑफ नोइंग हिम, महीनों उसे जानने के बाद, आई आस्क हिम हिज नेम, मैं उससे उसका नाम पूछती हूँ। साहेब ए आलम, वह ही अनाउंसेस, वह कहता है कि साहेब ए आलम, अर्थात उसका नाम क्या है, साहेब ए आलम। ही डज नॉट नो वाट इट मीन्स, ही डज नॉट नो, वह नहीं जानता है, वाट इट मीन्स, इसका क्या अर्थ होता है। साहेब ए आलम का क्या अर्थ होता है उसे नहीं पता। इफ ही न्यू, यदि वह जानता, इट्स मीनिंग, इसके अर्थ को, यदि वह इसके अर्थ को जानता, लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स, कि उसके नाम का अर्थ होता है लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स, ब्रह्मांड का स्वामी। साहेब ए आलम, आलम का स्वामी, आलम माने संसार, दुनिया, ब्रह्मांड, साहेब मतलब मालिक, स्वामी। यदि उसे उसके नाम का मतलब पता होता, कि उसके नाम का अर्थ होता है जो है यूनिवर्स का स्वामी, ही वुड हैव ए हार्ड टाइम बिलीविंग इट, तो उसे इस पर भरोसा करने में बड़ा समय लगता, अर्थात उसे बड़े मुश्किल से ही इस पर भरोसा हो पाता कि उसके नाम का मतलब होता है ब्रह्मांड का स्वामी। अनअवेयर ऑफ व्हाट हिज नेम रिप्रेजेंट्स, अपने नाम के प्रस्तुतिकरण से अनभिज्ञ, ही रोम्स, वह भटकता है, द स्ट्रीट्स, गलियों में, विथ हिज फ्रेंड्स, अपने मित्रों के साथ। अपने नाम के प्रस्तुतिकरण से अनभिज्ञ वह अपने मित्रों के साथ गलियों में भटकता है। एन आर्मी ऑफ बेयरफुट बॉयज, और उसके जो मित्र हैं उनके लिए वो कह रही हैं कि एन आर्मी, एक समूह है, ऑफ बेयरफुट बॉयज, नंगे पांव बच्चों का, अर्थात उसके जो दोस्त हैं वो नंगे पांव चलते हैं, वह भी नंगा पांव चलता है। हु अपीयर लाइक द मॉर्निंग बर्ड्स, जो सुबह के पक्षी की तरह दिखते हैं, अपीयर दिखते हैं, एंड डिसअपियर, और गायब हो जाते हैं, एट नून, दोपहर के समय। जो सुबह में के पक्षी की तरह दिखते हैं और दोपहर में गायब हो जाते हैं। ओवर द मंथ्स आई हैव कम टू रिकॉग्नाइज ईच ऑफ देम, महीनों के बाद, आई हैव कम, मैं, कम टू रिकॉग्नाइज, मैं जानने लग गई, ईच ऑफ देम, उनमें से प्रत्येक को, अर्थात मैं उन सभी लोगों को जानने लग गई। वाई आरंट यू वेयरिंग चप्पल्स, आई आस्क वन, मैं एक से पूछती हूँ कि वाई आरंट यू वेयरिंग चप्पल्स, तुम चप्पल्स क्यों नहीं पहनते हो। वियर मतलब होता है पहनना, तुम चप्पल क्यों नहीं पहनते हो। माई मदर डिड नॉट ब्रिंग देम डाउन फ्रॉम द सेल्फ, ही आंसर्स सिंपली, तो वह साधारण रूप से जवाब देता है, उत्तर देता है कि माई मदर डिड नॉट ब्रिंग, मेरी मम्मी नहीं उतारी हैं, देम, उनको, अर्थात चप्पल्स को मेरी मम्मी नहीं उतारी हैं, डाउन फ्रॉम द सेल्फ, ताक से, मेरी मम्मी ताक से चप्पल्स को नहीं उतारी हैं। इवन इफ सी डिड, ही विल थ्रो देम ऑफ, एड्स एनदर, एक दूसरे बच्चे ने कहा कि इवन इफ सी डिड,
अगर वह ऐसा करें भी, अगर वह ताक से चप्पल को उतार भी दें, ही विल थ्रो देम ऑफ, तो वह उन्हें फेंक देगा, नहीं पहनेगा। ऐसा एक दूसरे बच्चे ने कहा, हु इज वेयरिंग शूज, जो जूता पहना हुआ था, दैट डू नॉट मैच, जो मैच नहीं करता था। अर्थात वो जो जूता पहना था उसमें से एक जूता किसी और जोड़ी का था और दूसरा किसी और जोड़ी का था। वह बच्चा कहता है कि अगर मम्मी ताक से चप्पल्स को उतारेंगी भी ना, तब भी मैं उसको नहीं पहनूंगा। व्हेन आई कमेंट ऑन इट, जब मैं इस पर कमेंट की, यानी जंग जी कहती हैं कि जब मैं उसके इस जूते पर कमेंट की जो मैच नहीं करता था, ही सफल्स हिज फीट, वह अपने पाँव को रगड़ता है, एंड सेज नथिंग, और कुछ नहीं कहता है। वह अपने पाँव को रगड़ा होगा ताकि उसके जूते छिप जाएं, उसे शर्मिंदगी महसूस हुई होगी इसलिए, और वह कुछ नहीं कहता है। आई वॉन्ट शूज, सेज ए थर्ड बॉय, एक तीसरा बच्चा कहता है, आई वॉन्ट शूज, मैं जूता चाहता हूं, अर्थात मुझे जूते चाहिए। एक तीसरा बच्चा कहता है, हु हैज नेवर ओन्ड ए पेयर ऑल हिज लाइफ, जो अपने पूरे जीवन में एक जोड़े जूते का मालिक कभी नहीं बना था। अर्थात एक तीसरा बच्चा कहता है कि मुझे जूते चाहिए, और वो वह बच्चा है जो अपने जीवन में कभी भी एक जूता नहीं पहना था। ट्रेवलिंग अक्रॉस द कंट्री, देश का यात्रा करते हुए, आई हैव सीन चिल्ड्रन, मैंने बच्चों को देखा है, वॉकिंग बेयरफुट, नंगे पाँव, बेयरफुट मतलब होता है नंगे पाँव, चलते हुए, इन सिटीज, शहरों में, ऑन विलेज रोड्स, गांव की सड़कों पर। अरे जंग जी कहती हैं कि देश भर का यात्रा करते दौरान मैंने जो है बच्चों को शहरों में और गांव की सड़कों पर नंगे पांव चलते हुए देखा है। इट इज़ नॉट लैक ऑफ मनी बट ए ट्रेडिशन टू स्टे बेयरफुट इज वन एक्सप्लेनेशन। वह किसी से पूछी होंगी तो उसने जो है जवाब दिया, उसने बताया कि ऐसा क्यों होता है कि जो है बच्चे नंगे पांव क्यों रहते हैं। उन्होंने पूछा होगा निशंक जी ने, तो किसी ने उनको बताया कि इट इज़ नॉट लैक ऑफ मनी, ऐसा लैक ऑफ मनी की वजह से नहीं होता, पैसे के अभाव की वजह से नहीं होता, पैसे की कमी की वजह से नहीं होता, बट बल्कि ए ट्रेडिशन टू स्टे बेयरफुट, बल्कि नंगे पांव रहना एक परंपरा है। अनिश जंग जी ने किसी से पूछा होगा कि आप लोग नंगे पांव क्यों रहते हैं, तो किसी ने बताया कि जो है लोग नंगे पांव रहते हैं पैसे की कमी की वजह से नहीं, बल्कि एक परंपरा है नंगे पांव रहना। आई वंडर इफ दिस ओनली एन एक्सक्यूज टू एक्सप्लेन अवे ए परपेचुअल स्टेट ऑफ पॉवर्टी, मुझे आश्चर्य होता है, इफ क्या, दिस ओनली एन एक्सक्यूज, यह मात्र एक बहाना है, टू एक्सप्लेन अवे, समझाने का, ए परपेचुअल स्टेट ऑफ पॉवर्टी, निरंतर बनी रहने वाली गरीबी की स्थिति की। वो कहते हैं कि मुझे आश्चर्य होता है कि ये निरंतर बनी रहने वाली गरीबी की स्थिति को समझाने का ये सिर्फ एक बहाना है। आइए आगे देखते हैं। आई रिमेंबर ए स्टोरी, मुझे एक कहानी याद आती है। ए मैन फ्रॉम उद्दीपी, एक आदमी उद्दीपी से, वंस टोल्ड मी, मुझे सुनाया था। अर्थात मुझे एक कहानी याद आती है जो उद्दीपी का एक आदमी मुझे सुनाया था। एज ए यंग बॉय, युवा लड़के के रूप में, ही वुड गो टू स्कूल, वह विद्यालय जाया करता था। पास्ट एन ओल्ड टेम्पल, एक पुराने मंदिर से गुजरता था। वेयर, जहाँ पर, हिज फादर वाज ए प्रीस्ट, उसके पिताजी एक प्रीस्ट थे, पुजारी थे। वह कहते हैं कि मुझे एक कहानी याद आती है जो उद्दीपी के एक व्यक्ति ने मुझे सुनाया था कि वह युवा लड़का, जब वह युवा लड़का था तो वह स्कूल जाया करता था, एक पुराने मंदिर से होकर के गुजरता था, और उस मंदिर पर उसके पिताजी एक पुजारी थे। ही वुड स्टॉप ब्रीफली, वह रुक जाया करता था, ब्रीफली थोड़े समय के लिए, एट द टेम्पल, मंदिर पर, वह मंदिर पर थोड़े समय के लिए रुक जाया करता था। एंड प्रे फॉर ए पेयर ऑफ शूज, और एक जोड़ी जूते के लिए वह प्रार्थना करता था, और वह मंदिर पर एक जोड़ी जूता के लिए प्रार्थना करता था। 30 ईयर्स लेटर, 30 वर्ष के बाद, आई विजिटेड हिज टाउन, मैं उसके शहर गई, एंड द टेम्पल, और उस मंदिर को गई, विच वॉज नाउ ड्रोन्ड इन एन एयर ऑफ डेसोलेशन, जो उजाड़ के प्रभाव से डूबा हुआ था। अर्थात वो जगह खंडहर हो चुका होगा, वीरान हो चुका होगा। इन द बैकयार्ड, और पिछवाड़े, वेयर लिव्ड द न्यू प्रीस्ट, जहाँ पर नया पुजारी लिव्ड रहता था, और पिछवाड़े जहाँ पर नया पुजारी रहता था, देयर वेयर रेड एंड वाइट प्लास्टिक चेयर्स, वहाँ पर
रेड लाल और सफ़ेद प्लास्टिक चेयर्स थे। ए यंग बॉय ड्रेस्ड इन ए ग्रे यूनिफॉर्म, और एक युवा लड़का ग्रे कलर का यूनिफॉर्म पहना हुआ था। वेयरिंग सॉक्स, मोजे पहना हुआ था, एंड जूते शूज, और जूते भी पहना हुआ था। अराइव्ड पेंटिंग, थका हुआ आता है, थका हुआ अराइव पहुंचता है। एंड थ्रू हिज स्कूल बैग ऑन ए फोल्डिंग बेड, और फोल्डिंग बेड पर अपना स्कूल बैग फेंक देता है। वो कहती हैं कि जो है वहां पर एक युवा लड़का ग्रे कलर का यूनिफॉर्म पहने हुए, मोजा और जूता पहने हुए, हांफते हुए पहुंचता है और फोल्डिंग बेड पर अपने स्कूल बैग को फेंक देता है। लुकिंग एट द बॉय, उस बच्चे को देखकर आई रिमेम्बर्ड द प्रेयर, मुझे जो है वह प्रार्थना याद आती है। एनदर बॉय, जो दूसरे बच्चे ने की थी, हैड मेड टू द गॉडेज, देवी से। लुकिंग एट द बॉय, उस बच्चे की तरफ देखकर आई रिमेम्बर द प्रेयर एनदर बॉय हैड मेड टू द गॉडेज, मुझे दूसरी प्रार्थना याद आती है जो दूसरे बच्चे ने देवी से की थी। व्हेन ही हैड फाइनली गॉट ए पेयर ऑफ शूज, जब वह अंततः गॉट पा गया एक जोड़ी जूता। वह प्रार्थना किया, पुजारी का बच्चा था, वह प्रार्थना किया और उसको एक जोड़ी जूता मिल गया। लेट मी नेवर लूज देम, मैं उन्हें कभी ना खोऊं। द गॉडेज हैड ग्रांटेड हिज प्रेयर, और देवी ने उसका प्रार्थना स्वीकार कर लिया, और जो देवी जी थी उसकी प्रार्थना को स्वीकार कर ली। यंग बॉयज लाइक द सन ऑफ द प्रिस्ट, पुजारी के बच्चों की तरह के युवा बच्चे, पुजारी के जो है लड़कों की तरह के युवा लड़के नाउ और शूज, अब जूते पहनते हैं। हम ये कह सकते हैं कि पुजारियों के लड़के अब जूते पहनते हैं। बट मेनी अदर्स लाइक द रैक पिकर्स, लेकिन जो है मेनी अदर्स, बहुत सारे दूसरे लोग, कूड़ा बीनने वालों की तरह के बच्चे, इन माई नेबरहुड, मेरे पड़ोस में, रिमेन सोलेस, बिना जूतों के रहते हैं। अनीस जंग जी कहती हैं कि अब तो पुजारियों के बच्चे जूते पहनते हैं, लेकिन जो है कूड़ा बीनने वालों की तरह के बहुत सारे बच्चे मेरे पड़ोस में बिना जूतों के ही रहते हैं। माई एक्वेंटेंस विद द बेयर फुट रैक पिकर्स, मेरा परिचय उन नंगे पांव कूड़ा बीनने वालों के साथ, उन नंगे पांव कूड़ा बीनने वालों के साथ मेरा परिचय लीड्स में मुझे ले जाता है टू सीमापुरी, सीमापुरी एक स्थान है। ए प्लेस ऑन द पेरीफेरी ऑफ दिल्ली, जो दिल्ली के बॉर्डर पर है। इट जो है मीन्स अवे फ्रॉम इट मेटाफोरिकली, और रूपक रूप से वह दिल्ली से काफी दूर है, दिल्ली से मीलों दूर है। दोज हु लिव हियर, जो लोग यहाँ पर रहते हैं, अर्थात सीमापुरी में जो लोग रहते हैं, आर स्क्वेटर्स, अवैध निवासी हैं। हु केम फ्रॉम बांग्लादेश बैक इन 1971, जो 1971 में बांग्लादेश से आए थे। जो लोग सीमापुरी में रहते हैं वो लोग अवैध निवासी हैं और वो 1971 में बांग्लादेश से आए थे। साहेब्स फैमिली इज एमंग देम, साहेब का परिवार भी उन्हीं लोगों में से है। सीमापुरी वाज देन ए विल्डरनेस, सीमापुरी तब विल्डरनेस हुआ करता था, एक बीहड़ हुआ करता था। इट स्टिल इज, यह अभी भी है, बट इट इज नो लॉन्गर एम्प्टी, लेकिन अब यह खाली नहीं है, यहाँ पर लोग रहते हैं। इन स्ट्रक्चर ऑफ मज विथ रूफ्स ऑफ टिन एंड ट्रिपालियन, और कीचड़ युक्त घर जिनके छत टिन के हैं या फिर ट्रिपाल के हैं। डिवोड ऑफ सीवेज, मल जल से रहित, ड्रेनेज और रनिंग वाटर, जल निकास या जो है पानी के बहने के स्रोत से रहित, अर्थात वहां पर पानी के बहने का, मल जल के, गंदे पानी के बहने का कोई स्रोत नहीं है। ऐसी स्थिति में लिव 10,000 रैक पिकर्स, 10,000 कूड़ा बीनने वाले लोग वहां पर रहते हैं। दे हैव लिव्ड हियर फॉर मोर देन 30 ईयर्स, वे लोग वहां पर जो है मोर देन 30 ईयर्स, 30 वर्षों से ज़्यादा समय से रहे हैं। विदाउट एन आइडेंटिटी, बिना किसी पहचान के। विदाउट परमिट्स, बिना किसी अनुमति के। वे लोग यहाँ पर अर्थात सीमापुरी में वे लोग जो है 30 वर्षों से ज़्यादा समय तक रहे, बिना किसी पहचान के, बिना किसी अनुमति के। बट विथ राशन कार्ड्स, लेकिन उनके पास राशन कार्ड था। दैट गेट देयर नेम्स ऑन वोटर लिस्ट, जिसकी वजह से उनका नाम वोटर लिस्ट पर आ गया। एंड इनेबल देम, और वे लोग योग्य हो गए टू बाई ग्रेन, अनाज खरीदने के लिए।
उनके पास राशन कार्ड था जिसकी वजह से उनका नाम वोटर लिस्ट पर आ गया और जो है वे लोग योग्य हो गए अनाज खरीदने के लिए। फूड इज मोर इम्पोर्टेंट फॉर सर्वाइवल देन आइडेंटिटी। भोजन पहचान की अपेक्षा जो है सर्वाइवल, सॉरी एक बार फिर से समझिए, फूड इज मोर इम्पोर्टेंट फॉर सर्वाइवल। जीवन जीने के लिए फूड इज मोर इम्पोर्टेंट, फूड बहुत ज़रूरी है, आवश्यक है, देन आइडेंटिटी, पहचान की अपेक्षा। अर्थात भोजन पहचान की अपेक्षा जीवन जीने के लिए बहुत अधिक ज़रूरी है। इफ़ एट द एंड ऑफ द डे वी कैन फीड आवर फैमिलीज एंड गो टू बेड विदाउट एन aching stomach, वी वुड रेदर लिव हियर देन इन द fields that gave us no grain, say a group of women in tattered sari. When I asked them why they left their beautiful land of green fields and rivers. अब यहां से समझिए, when I ask them, जब मैं उन लोगों से पूछती हूँ why they left their beautiful land of green field and rivers, क्यों उन लोगों ने जो है सुंदर भूमि के हरे भरे खेत और नदियों को छोड़ दिया। अनीश जंग जी कहती हैं कि जब मैं उन लोगों से पूछती हूँ कि आप लोगों ने इतने सुंदर भूमि जो है हरे भरे खेत और नदियों को आपने छोड़ दिया, आपने क्यों छोड़ दिया? जब मैं पूछती हूँ तो से ए ग्रुप ऑफ वुमेन इन टेटर्ड साड़ी, फटी या लत्ते की तरह की साड़ी पहने हुए महिलाओं के एक समूह जो है जवाब देती हैं कि इफ़ एट द एंड ऑफ द डे, दिन के अंत में, वी कैन फीड आवर फैमिलीज, हम अपने परिवार को भोजन खिला सकते हैं, अगर दिन के अंत तक हम अपने परिवार को भोजन खिला सकते हैं, एंड गो टू बेड विदाउट एन aching स्टमक, और बिना किसी पेट दर्द के सो जाते हैं, बेड पर जा सकते हैं। अर्थात अगर हम दिन के अंत तक अपने परिवार को भोजन खिला सकते हैं भरपेट, वी वुड रेदर लिव हियर, तो हम यहाँ पर रहना ज़्यादा पसंद करेंगे, देन इन द फील्ड, उस खेत की अपेक्षा, दैट गेव अस नो ग्रेन, जो हमें कोई अनाज नहीं देता। अनीश जंग जी कहती हैं कि जब मैं उन लोगों से पूछती हूँ कि जो है आप लोगों ने जो है हरे भरे खेतों और नदियों के सुंदर भूमि को क्यों छोड़ दिया, तो महिलाओं के एक समूह ने जवाब दिया, महिलाओं का एक समूह जवाब देता है जो है कि अगर हम दिन के अंत तक अपने परिवार को भरपेट भोजन खिला देते हैं तो हम इस जगह पर रहना ज़्यादा पसंद करेंगे, उस खेत की अपेक्षा जो हमें कोई अनाज नहीं देता। वेयर एवर दे फाइंड फूड, जहाँ कहीं भी दे फाइंड फूड, वे भोजन पा जाते हैं, दे पिच देयर टेंट्स, वे अपना टेंट लगा देते हैं, जहाँ कहीं भी वे भोजन पा जाते हैं वे अपना टेंट लगा देते हैं, दैट बिकम ट्रांजिट होम, जो उनका अस्थाई घर हो जाता। चिल्ड्रेन ग्रो अप इन देम, बच्चे उन्हीं में बड़े होते, बीकेम पार्टनर्स इन सर्वाइवल, जीविकोपार्जन के साधन में वो जो है साझेदार बनते, सहायता भी करते, सहयोग भी करते, एंड सर्वाइवल इन सीमापुरी मीन्स रैक पिकिंग, और सर्वाइवल जीविकोपार्जन का माध्यम सीमापुरी में रैक पिकिंग होता, कूड़ा बीनना होता था। अर्थात जीविकोपार्जन का माध्यम जो है सीमापुरी में कूड़ा बीनना होता था। थ्रू द ईयर्स इट हैज़ एक्वायर्ड द प्रॉपरेशन, वर्षों बीतते गए, वर्षों के दौरान, कईयों वर्षों के पश्चात, इट हैज़ एक्वायर्ड द प्रॉपरेशन, इसने प्राप्त कर लिया, द प्रॉपरेशन ऑफ फाइन आर्ट, इसने ललित कला, फाइन आर्ट, ललित कला का रूप प्राप्त कर लिया। इट इज देयर डेली ब्रेड, यही इनका प्रत्येक दिन का भोजन होता। ए रूफ ओवर देयर हेड्स, उनके सर पर छत होता। इवन इफ इट इज ए लीकिंग रूफ, यद्यपि कि यह टपकता हुआ ही छत हो। अर्थात कूड़ा बीन करके वो लोग अपने परिवार को भोजन खिलाते थे और उनके सर पर जो है छत होता था, इसकी वजह से, इन्हीं से, रैक पिकिंग की वजह से ही, कूड़ा बीन करके ही वो लोग ऐसा करते थे। यद्यपि कि यह छत टपकता हुआ ही छत क्यों ना हो, बट फॉर ए चाइल्ड, लेकिन बच्चों के लिए, बट फॉर ए चाइल्ड, लेकिन एक बच्चे के लिए, इट इज़ इवन मोर, यह कुछ और होता था और अधिक होता था एक बच्चे के लिए। देखिए, आई समटाइम्स फाइंड ए रूपी इवन ए 10 रूपी नोट, साहिब सेज हिज आईज लाइटिंग अप। अब आप इस चीज को समझिए कि ये लाइन कौन बोला। साहिब कहता है
आई समटाइम्स फाइंड ए रूपी, मैं कभी कभार 1 रुपया पा जाता हूँ। इवन ए 10 रुपी नोट, कभी कभी तो मुझे 10 रुपए के नोट मिल जाते हैं। आप कल्पना करें, जो बच्चा कभी पैसा नहीं पाता हो, अगर उसे 1 रुपया भी मिल जाता है तो उसके लिए 1 रुपए का मतलब बहुत कुछ होता है। वही वो कह रहा है, आश्चर्य से कह रहा है कि कभी कभी तो मैं कूड़े के ढेर में 1 रुपया पा जाता हूँ, या कूड़े को बेच करके 1 रुपया पा जाता हूँ, कभी कभी तो मैं 10 रुपए का नोट पा जाता हूँ। साहेब सेज, साहेब ऐसा कहता है। हिज आईज लाइटिंग अप, और उसका आंख प्रकाशित हो उठता है। वेन यू कैन फाइंड ए सिल्वर क्वाइन इन ए हीप ऑफ गार्बेज, जब तुम गार्बेज के ढेर में, कूड़े के ढेर में एक चांदी का सिक्का पा सकते हो, यू डोंट स्टॉप स्क्रॉन्गिंग, तब तो तुम ढूंढना बंद नहीं करते हो। यू डोंट स्टॉप, तुम रोकते नहीं हो, बंद नहीं करते हो, स्क्रॉन्गिंग ढूंढना, तब तो तुम ढूंढना बंद नहीं करते हो। फॉर, क्योंकि देयर इज होप ऑफ फाइंडिंग मोर, क्योंकि और अधिक पाने का उम्मीद हो जाता है, तुम्हें उम्मीद हो जाता है कि हो सकता है एक आध सिक्का और मिल जाए चांदी का। इट सीम्स, ऐसा प्रतीत होता था, सॉरी, इट सीम्स ऐसा प्रतीत होता है, दैट फॉर चिल्ड्रन, बच्चों के लिए, गार्बेज हैज ए मीनिंग डिफरेंट फ्रॉम व्हाट इट मीन्स टू देयर पेरेंट्स। इट सीम्स, ऐसा प्रतीत होता है, दैट की फॉर चिल्ड्रन, बच्चों के लिए, गार्बेज हैज मीनिंग डिफरेंट, बच्चों के लिए डिफरेंट मीनिंग होता है, अलग अर्थ होता है कूड़े करकट का, फ्रॉम व्हाट इट मीन्स टू देयर पेरेंट्स, जो इनके माता पिता के लिए होता है। अर्थात कूड़े करकट का मतलब इनके माता के लिए जो होता है, गार्बेज का मतलब इनके माता पिता के लिए जो होता है, उससे अलग इन लोगों का मतलब होता है। फॉर द चिल्ड्रन, बच्चों के लिए, इट इज रैप्ड इन वंडर, बच्चों के लिए गार्बेज जो कूड़ा करकट है, बच्चों के लिए इट इज रैप्ड इन वंडर, यह आश्चर्य में लपेटी गई कोई वस्तु हो। बच्चों के लिए ऐसा होता है जो है कि ये जो कूड़ा है, जो गार्बेज है, मानो ये आश्चर्य में लपेटी गई कोई वस्तु है। फॉर द एल्डर्स, और बड़ों के लिए, इट इज मीन सर्वाइवल, बड़ों के लिए यह सर्वाइवल का माध्यम है, जीविकोपार्जन का माध्यम है। वन विंटर आई सी साहेब स्टैंडिंग बाय द फेंस्ड गेट ऑफ द नेबरहुड क्लब, वन विंटर, एक सुबह, सॉरी, वन विंटर मॉर्निंग, एक ठंड की सुबह, आई सी साहेब, मैं साहेब को देखती हूँ, स्टैंडिंग, खड़ा, जो है खड़ा है, बाय द फेंस्ड गेट, चार दीवारी के गेट के बगल में, ऑफ द नेबरहुड क्लब, नेबरहुड क्लब, पड़ोस के क्लब के। साहेब को मैं देखती हूँ एक ठंड की सुबह कि वह पड़ोस के क्लब के चार दीवारी के गेट के बगल में खड़ा है, वाचिंग टू यंग मैन, दो युवा व्यक्तियों को देखते हुए, ड्रेस्ड इन वाइट, जो सफेद कपड़े पहने हुए हैं, प्लेइंग टेनिस, टेनिस खेल रहे होते हैं। अर्थात ये जो साहेब है, वह चार दीवारी के गेट के बगल में खड़े होकर के दो युवा व्यक्तियों को देखता है जो सफेद कपड़े पहने हुए हैं और टेनिस खेल रहे हैं। आई लाइक द गेम ही हम्स, वह भी कहता है कि आई लाइक द गेम, मुझे वह गेम पसंद है। कॉन्टेंट टू वॉच इट स्टैंडिंग बिहाइंड द फेंस, चार दीवारी के पीछे से देखकर इसे, अर्थात टेनिस को, जो टेनिस खेल रहे होते हैं, उस खेल को देख करके उसे संतुष्टि का एहसास होता है। मतलब वो जब खेल को देखता है कि वो लोग खेल रहे होते हैं तो उसे संतुष्टि का एहसास होता है। आई गो इनसाइड व्हेन नो वन इज अराउंड, आई गो इनसाइड, मैं अंदर जाता हूँ, व्हेन नो वन इज अराउंड, जब कोई इर्द गिर्द नहीं होता है। ही एडमिट्स, वह स्वीकार करता है, वह स्वीकार करता है साहब कि जब कोई इर्द गिर्द नहीं होता है तो मैं अंदर जाता हूँ। द गेट कीपर लेट मी यूज द स्विग, और जो गेट कीपर होता है, जो द्वारपाल होता है, मुझे इस्तेमाल करने की अनुमति दे देता है। किसको? झूले को। अर्थात जो गेट कीपर है वो मुझे झूले को इस्तेमाल करने की अनुमति दे देता है, मुझे झूला झूलने देता है। साहेब टू इज वेयरिंग टेनिस शूज, साहेब टू, साहेब भी, इज वेयरिंग, पहना हुआ है, टेनिस शूज, टेनिस शूज मतलब टेनिस खेल खेलते समय जो जूता पहना जाता है उसे टेनिस शूज कहते हैं। तो साहेब भी टेनिस शूज पहना हुआ है। दैट लुक स्ट्रेंज ओवर हिज डिसकलर्ड शर्ट एंड शर्ट्स, दैट लुक स्ट्रेंज, जो विचित्र लगता है, जो अजीब दिखता है, ओवर हिज डिसकलर्ड, उसके बेरंग शर्ट और शर्ट्स पर। शर्ट्स का मतलब हाफ पैंट आप समझ लीजिए। जो है साहेब भी जो है टेनिस शू पहना हुआ होता है, लेकिन उसके बेरंग
शर्ट और शॉर्ट्स के ऊपर बड़ा अजीब दिखता है। समवन गिव देम टू मी ही सेज इन ए मैनर ऑफ एक्सप्लेनेशन, वह एक वर्णनात्मक ढंग से कहता है। समवन गिव देम टू मी, किसी ने उन्हें मुझे दिया, अर्थात वो जूता किसी ने मुझे दिया है। द फैक्ट दैट दे आर डिस्कार्डेड शू, तथ्य ये है कि ये डिस्कार्डेड शू है, छोड़े गए शूज हैं, छोड़े गए जूते हैं। आप सम रिच बॉय, किसी अमीर बच्चे के, अर्थात ये जो जूते हैं किसी अमीर बच्चे के त्यागे गए जूते हैं, छोड़े गए जूते हैं। हु परहैप्स रिफ्यूज टू वियर, जिसने शायद पहनने से इनकार कर दिया था, देम उन्हें, जिसने शायद उन जूतों को पहनने से इनकार कर दिया था, बिकॉज ऑफ ए होल इन वन ऑफ देम, उनमें से किसी एक में होल की वजह से। अर्थात जो जूते हैं, एक जोड़ी जो जूता है जो जो पहना हुआ है साहब, उनमें से किसी एक जूते में होल था, जिसकी वजह से वो अमीर लड़का पहनने से इनकार कर दिया। डज नॉट बॉदर हिम, उसको कोई परेशानी नहीं। साहब के लिए होल भी है जूते में, तब भी उसको कोई परेशानी नहीं। फॉर वन हु हैज वॉक्ड बेयरफुट इवन शूज विथ ए होल इज ए ड्रीम कम ट्रू। फॉर वन, किसी के लिए, हु हैज वॉक्ड बेयरफुट, जो नंगे पांव ही चला हो, शूज विथ ए होल, जूता जिसमें एक होल हो, इज ए ड्रीम कम ट्रू, ऐसा लगता है मानो उसका ख्वाब पूरा हो गया। कोई ऐसा लड़का जो जीवन में जूता पहना ही नहीं है, और अगर उसको जूता मिल जाता है, जूते में होल ही क्यों ना हो, तो ऐसा लगता है कि उसका कोई सपना सच हो गया हो। बट द गेम ही इज वॉचिंग, लेकिन जो खेल वह देख रहा था, सो इंटेंसली, इतने ध्यान से, लेकिन जिस खेल को वह इतने ध्यान से देख रहा था, इज आउट ऑफ हिज रीच, वह उसके पहुंच से बाहर था। आइए आगे देखते हैं। दिस मॉर्निंग साहेब इज ऑन हिज वे टू द मिल्क बूथ, इस सुबह साहेब अपने मिल्क बूथ के रास्ते पर है, मतलब दूध के दुकान के तरफ जा रहा है। इन हिज हैंड इज ए स्टील कनिस्टर, उसके हाथ में एक स्टील का कनिस्टर है। आई नाउ वर्क इन ए टी स्टॉल, मैं एक चाय की दुकान पर, टी स्टॉल, मैं एक चाय की दुकान पर अब वर्क करता हूँ, काम करता हूँ। डाउन द रोड, रास्ते के बगल में हूँ। ही सेज पॉइंटिंग इन द डिस्टेंस, वह एक दूरी की तरफ इशारा करते हुए, मतलब वह अपने हाथ से इशारा करता होगा कि यहाँ यहाँ ऐसा ऐसा करके, तो जो है वह उस इशारा करता है अपने हाथ से कि रास्ते के बगल में मैं जो है एक चाय की दुकान पर काम करता हूँ। आई एम पेड 800 रुपीज़, मुझे 800 रुपये दिए जाते हैं। एंड ऑल माई मील्स, और मुझे मेरा भोजन भी दिया जाता है, अर्थात मुझे भोजन भी दिए जाते हैं और 800 रुपये भी दिए जाते हैं। डज ही लाइक द जॉब, आई आस्क, मैं उससे पूछती हूँ कि क्या वह जॉब को पसंद करता है। वानिश जंग जी कह रहे हैं कि मैं उससे पूछती हूँ कि क्या तुम्हें जॉब पसंद है। हिज फेस आई सी, मैं देखती हूँ कि उसका चेहरा हैज लॉस्ट, खो चुका होता है, द केयर फ्री लुक, बेपरवाही का लुक। मैं देखती हूँ कि उसके चेहरे से बेपरवाही की झलक गायब हो चुकी होती है। द स्टील कनिस्टर सीम्स हैवियर, और जो स्टील का कनिस्टर है वो जो है हैवियर प्रतीत होता है, वजन प्रतीत होता है, भारी प्रतीत होता है, देन द प्लास्टिक बैग, उस प्लास्टिक बैग की अपेक्षा ही वुड कैरी सो लाइटली, जिसे वह इतने हल्के रूप में लिया हुआ है ओवर हिज शोल्डर, अपने कंधे पर। अर्थात वो जो स्टील का कनिस्टर है वह उस बैग के, उस प्लास्टिक बैग की अपेक्षा भारी प्रतीत होता है, जिसे वह इतने हल्के रूप में अपने कंधे पर लिया हुआ है। द बैग वाज हिज, और वो जो बैग था वो उसका था, अर्थात जो बैग है वो साहिब का है। द कनिस्टर बिलोंग्स टू द मैन, और जो कनिस्टर है वह उस आदमी का है। हु ओन्स द टी शॉप, जो चाय की दुकान का मालिक है। साहिब इज नो लॉन्गर हिज ओन मास्टर, साहिब लंबे समय तक अपना खुद का मालिक नहीं है। अब इसके बाद हम अगले पार्ट में पढ़ेंगे, और जो दूसरा पार्ट बनेगा उसमें हम इस पूरे अध्याय को ख़त्म कर देंगे। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट एंड जय हिंद।